क्या है और इस पे किस तरह से इंडिया में काम किया जा रहा है? देखिए, सेमीकंडक्टर को समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। बेसिकली सेमीकंडक्टर जो है, इन इंग्लिश अगर मैं इसको बता दूं तो इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस, ठीक है ना। सो as a result it is popular component of electronic chips, ठीक है ना, made for computing other thing। आपका मोबाइल हो गया, आपका कार हो गया, आपका एरोप्लेन हो गया, सब में जहां भी इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका कंडक्शन चाहिए तो आपको सेमीकंडक्टर चाहिए होता है। सेमीकंडक्टर की खास बात क्या होता है कि ये इट्स अ गुड कंडक्टर एंड एट द सेम टाइम इट हैज द रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। कंडक्टर का मतलब जैसे बारिश के दिनों में आप अगर कहीं पे बिजली जा रहा हो और हम उसको छू ले तो बिजली हमारे बॉडी में आ जाती है, लेकिन वही उसी बिजली को हम लकड़ी से छुएं तो हमारी बॉडी में वो बिजली नहीं आती है, बिकॉज द वुड इज अ बैड कंडक्टर, यानी कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। सो गिवन दैट कि ये जो सर्किट को बंद करना और वो कब ऑन करना है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये चिप्स हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और आज आपको पता है कि हम वी आर बिसीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमारा रिमोट है, हमारा फोन है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, हमारा आईपॉड है, जो भी है, एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें आपको सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता होती है। अब सेमीकंडक्टर्स की प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक इंडिया इसको सिर्फ इंपोर्ट करता था। इसमें यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट करने की या इसको मैन्युफैक्चर करने की कोई कैपेसिटी नहीं थी, या ये बनाना नहीं चाहते थे। उसके बाद से धीरे धीरे जब मोदी जी ने मेक इन इंडिया का वो प्रोजेक्ट शुरू किया और उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई इंडिया शुड बी मैन्युफैक्चरिंग दीज थिंग्स, क्योंकि ये इतनी क्रूशियल चीज़ है कि इसका डिपेंडेंट अगर आप फॉरेन कंट्रीज पर रखेंगे तो कल को आपका रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हो जाए तो वो आपको देंगे भी नहीं। तो अभी तक इसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना में हुआ करता था और यूएस भी होता था। अब यूएस की एक कंपनी है माइक्रॉन, उन्होंने $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो इंडिया में फैक्ट्रीज लगा रहे हैं और 2024 तक वो उनका जो फर्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्ट है सेमीकंडक्टर्स का वो बाहर आ जाएगा, विच आई थिंक इज अ बिग फीट, बिकॉज कि एक सेल्फ रिलायंस हो गया इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आपके ख्याल से इसमें लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके ख्याल से इस फील्ड में, या इस चीज को लेकर क्या स्टूडेंट्स आगे आ रहे हैं, और इससे क्या मतलब एक मेन रीजन इसका क्या है कि इसको आगे लाया जा रहा है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है? क्योंकि पहले तो हम आईटी एक्सपर्ट्स बड़ा सुनते थे, अब आईटी एक्सपर्ट्स के बाद ये एक नई चीज जो है वो समझने में जो है वो पाकिस्तानी जो है वो जरूर समझना चाहेंगे आखिर ये क्या है, और आपके ख्याल से इसमें किस तरह से स्टूडेंट्स आ सकते हैं? देखिए, आईटी सेक्टर वाज अ सर्विस थिंग कि आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, और आप जा करके बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच रहे हो। लेकिन ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये मैन्युफैक्चरिंग का है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया को हेल्प करेगा। और ये जो अभी गुजरात में एक जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, गुजरात में अभी एक वर्ल्ड का इंडिया में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया। उसका नाम ही ये था कि हाउ टू इंक्रीज दी सेमीकंडक्टर्स इकोसिस्टम इन इंडिया। तो गवर्नमेंट इसको बूस्ट दे रही है, इम्पेटस दे रही है। तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें कोई खास अभी नहीं है एक्सेप्ट कि वो सेमीकंडक्टर को पढ़े और उसकी स्किल्स को ले, लेकिन जो मेन चीज है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसको बनाने के लिए जो स्किल चाहिए होगा, और जो रिसर्च एंड जो उसकी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी उसको बनाने के लिए, उसमें क्या बाहर की कंपनियां आके इंडिया में ये सेटअप करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी सेमीकंडक्टर की तो वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए नहीं होगी, वो फिर होगी कि ये आसपास के जितने इलाके हैं, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, यहाँ से मैन्युफैक्चर होकर के ये चिप्स जो है वो दूसरी कंट्रियों में भी जाएंगे। तो इसके लिए इंडिया को एक बहुत हाई स्केल पे इंडिया वुड रिक्वायर, जिसको आप कहती हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर द सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, अब इसका ये जो है कि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस होना इसलिए जरूरी है कि उनका इंटरेस्ट बढ़े इस चीज में, वो आकर के समझें कि भाई ये आखिर चीज क्या है, और उसको एज अ करियर भी ऑप्ट करें, ताकि कल को जो हमें इसके लिए इंजीनियर्स या दूसरे तरह के लोगों की जरूरत पड़े तो वो ह्यूमन स्किल्स भी हमारे पास मौजूद हों। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर इंडिया में ये जो कि 2024 तक पहला बैच ऑफ सेमीकंडक्टर आउट हो जाएगा
तो वो दिन दूर नहीं हुआ जब आप पाकिस्तान में बैठ के जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही होंगी, वो फ़ोन का जो सेमीकंडक्टर होगा वो इंडिया से ही बन के आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे फ़ोन असेंबल होगा ना, आपके यहाँ पे असेंबल्ड फ़ोन आपके यहाँ इम्पोर्ट होता होगा। तो वो जो असेंबलिंग यूनिट का जो हार्डवेयर लगेगा, उसमें एक हार्डवेयर तो ये चिप्स भी होते हैं। तो इन चिप्स को जो आप जब इम्पोर्ट करेंगी, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो हमारे यहाँ से इम्पोर्ट हो रहा हो, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली यूनिट है। दूसरा चीज़ कि आप देखें कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है अहमदाबाद में, इसका नाम भी बड़ा अच्छा दिया गया, चरखा टू चिप। तो चरखा टू चिप इसको इसलिए दिया गया कि जब हमारी जो ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई अंग्रेजों के अगेंस्ट में चल रही थी, तो गांधी जी ने चरखे को एक सिंबल बनाया था सेल्फ रिलायंस का, क्योंकि उस समय हमारे जो कपड़े हुआ करते थे वो ब्रिटेन के मैनचेस्टर से आते थे, और मैनचेस्टर मतलब हमारे यहाँ से रॉ कॉटन जाता था, वही रॉ कॉटन एक फिनिश गुड्स के रूप में यानी कपड़ों के रूप में हमारे यहाँ आता था और हम उसको पहनते थे। तो गांधी जी ने ये जो ब्रिटिश मोनोपोली थी कपड़ों के ऊपर या कॉटन के ऊपर, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने चरखा का ये अभियान छेड़ा था कि अपना सूत खुद कातो और खुद कपड़े बनाओ और खुद से कपड़े पहनो, हमें जरूरत नहीं है अंग्रेजों के द्वारा लाए गए ये मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स की। तो चरखा वॉज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस इन क्लोथ, और चरखा टू चिप्स यानी ये जो ये जो सेमीकंडक्टर के चिप्स बनेंगे, दे विल बी व्हाट यू कॉल इंडिकेटिंग सेल्फ रिलायंस इन सेमीकंडक्टर। तो इसलिए, और दोनों ही गुजरात में शुरू हो रहे हैं, और गुजरात से ही इसकी शुरुआत की गई थी। गांधी जी का भी ये जो चरखा वाला जो पूरी मुहिम थी या पूरा आंदोलन था वो वहीं से शुरू हुआ था, और चिप्स का जो सेमीकंडक्टर की जो चिप्स की बात हो रही है वो भी अहमदाबाद से शुरू हो रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम चरखा टू चिप्स दिया गया था, बिल्डिंग इकोसिस्टम फॉर सेमीकंडक्टर। एंड आई थिंक कि मोदी जी बहुत छूट दे रहे हैं, कुछ टैक्सेशन का भी शायद है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल फ्रीबीज बीइंग ऑफर्ड और इंसेंटिव्स बीइंग ऑफर्ड, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं बाहर से और सेमीकंडक्टर की वो लगाना चाहते हैं। माइक्रॉन हैज स्टार्टेड इट, एक अमेरिकन कंपनी, और $2.5 बिलियन का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आप कई चीजें अब हम देख रहे हैं बदलती जा रही हैं, और उसमें एक हमने ये भी देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की जाती है। आपके यहाँ भी हमने देखा कि एक टीवी चैनल ने जो एक एंकर लॉन्च की थी, और हमारे यहाँ भी कहा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, इसकी क्या जरूरत है? क्या इंसानों की जरूरत कम हो जाएगी और इस किस्म के एंकर्स और इस तरह से काम शुरू हो गया? तो आपके ख्याल से ये कितना जरूरी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज? हमारे यहाँ तो सर जब तक डिक्टेशन ना देना, हमारे टीवी एंकर्स की बात कर रही हूँ, तो बेचारे बात नहीं कर सकते, वो वही कहते हैं जो उनको बताया गया होता है। तो ये कैसे मैनेज होगा अगर ये चीज शुरू होगी? देखिए, ये तो इस पे तो बहुत रिसर्च चला है, एक पेपर तो मैं खुद भी लिख रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से लीगल सिस्टम का क्या होगा। अगर मान लीजिए अभी तो हमारे लॉ हमारे इंसान के लोग बना रहे हैं, पार्लियामेंट में आपके जो लॉ बनता है वो इंसान बना रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कल को कोई रोबोट आकर के लॉ बनाए, क्योंकि भैया पार्लियामेंट में तो बड़ा समय खराब होता है, लोग पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, तो वो अगर पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो रहा है, आपके नेता भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, वो उसको रन कर रहे हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फिनोमिना आएगी। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रियल थ्रेट टू ह्यूमन काइंड। अब उसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी। There you need to make a distinction between artificial intelligence and the emotional intelligence that we humans possess. No machine can possess the emotional intelligence. आपने दी मशीनिका एक फिल्म है मैकेनिका करके, आपने देखी है उसको? वो अगर नहीं देखी है ना, तो आप उसको जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी गुड मूवी। इसका नाम है एक्स मशीना, ठीक है ना? 2014 में ये फिल्म आई थी, और इस फिल्म का प्लॉट बहुत खूबसूरत था कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस को चेक करना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी इस ह्यूमंस को आउट स्मार्ट कर पाएंगी, यानी ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए। बिल्कुल। तो उसने क्या किया कि 2 रोबोट्स बनाई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनको लड़की बनाया। सो ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद दोस 2 गर्ल्स, ठीक है ना?
सो एंड ही सेड देम दैट आई लव यू एंड ऑल दैट। फिर उसने क्या किया कि एक इंटर्न को बुलवाया, और वो ही वाज लाइक अ इलॉन मस्क ऑफ हिज एरिया। तो उसने लोगों को बुलाया और बहुत हाई पेमेंट पे इंटर्न को बुलाया कि तुम्हें एक काम करना है मेरा, और उसके लिए मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो वो इंटर्न का काम ये होता था कि वो जो उसकी दूसरी वाली रोबोटिक गर्लफ्रेंड थी उससे उसको रोज आधा एक घंटा बात करना होता था। तो वो ये देखना चाहता था कि क्या ये रोबोट जो है, और वो चूंकि उसके साथ बहुत क्लोज खाली ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखता था, जो फिजिकल रिलेशन है उसके अलावा वो रोबोट से ज्यादा टच नहीं रखता था। तो वो ये देखना चाहता था कि क्या ये रोबोट डिसगंटल्ड फील कर रही है, क्या ये फील कर रही है कि हम इसका सिर्फ यूज कर रहे हैं और इसको लव की जरूरत है, इसको केयर की जरूरत है, पैम्परिंग की जरूरत है, क्या ये फील कर रही है या ये फील नहीं कर रही। तो फिर उसमें वो जो लड़का था वो उससे बातचीत करता रहता है। धीरे धीरे रोबोट जो है उस लड़के को अपने प्यार में फंसाती है, और ये उस लड़के को भी नहीं समझ में आ रहा है। और फिर बड़ा अच्छा उसका अंत है। मैं आपका अंत उस फिल्म का स्पॉइल नहीं करूंगा, यू शुड सी एंड वॉच कि क्या होता है कि क्या मशीन outsmart a man, or a man means humans, or a human cannot be outsmarted by machine. But yes, artificial intelligence does pose the lots of challenge. The only question is how much artificial is artificial intelligence. I don't think it is artificial because ये self learning है। जैसे आप इंसान को स्कूलों में पढ़ा देती हैं, उसके बाद वो स्कूल में पढ़ने के बाद ये उस इंसान की अपनी क्षमता होती है कि वो स्कूल में पढ़े हुए चीज़ों को या तो अपनी जिंदगी का पार्ट बना ले, या उनको फिर वो चैलेंज करने लगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो पढ़ते लिखते हैं वो उसी को सच मान करके अपनी जिंदगी उसी में खपा देते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो जो पढ़े रहते हैं उसको वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि एक इंसान अपनी जिंदगी में 3 फेजेस से गुजरता है। पहला फेज होता है वो सबसे इजी फेज होता है, उसका नाम है लर्निंग। जब इंसान पैदा होता है उसको भाषा नहीं आती, जिस समाज में रहता है वहाँ की भाषा सीखता है, चलना सीख जाता है, खाना सीख जाता है, उसको ये बताता है मुंह में यहाँ खाना जाना है, और भी चीजें वो सीखता है। फिर उसके बाद वो स्कूल कॉलेजेस में उसको बताया जाता है तुम ये जेंडर है तुम्हारा, ये तुम्हारा नेशनैलिटी है, हम ये हैं वो हैं, वो सब सीखता जाता है। और सीख साख के वो 25 साल का एक नौजवान या नवयुवती बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि वो अनलर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर 100 लोग लर्न कर रहे हैं तो उसमें से अनलर्न करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 10 लोग रखते हैं। ये 10 लोग वो होते हैं जो पढ़े रहते हैं, उसको अब ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और जब वो क्वेश्चन करते हैं तो उनके मन में रिसर्च के लिए डिजायर उठती कि अच्छा इसको समझे, अच्छा उसको समझे। तो ये जो वो रिसर्च करते हैं, दिस रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। और जब वो रिसर्च से उस क्वेश्चन का आंसर पाते हैं तो दैट इज नोन एज रीलर्निंग। सो रीलर्निंग आर ओनली अचीव्ड बाय हैंडफुल ऑफ पीपल जो पैदा होते हैं इंसानों में। अगर मान लिया 8 बिलियन है तो मुश्किल से 500, 600, 1000 लोग ऐसे होंगे जो कि रीलर्निंग के फेज में गुजरेंगे। वो लाइफ को, वो दुनिया को उस दृष्टि से देखते ही नहीं है जो नॉर्मल दृष्टि से दुनिया देखती है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी टाइप का है। मशीन लर्निंग में आप मशीन को कोड देते हो कि भाई तुम लर्न करो, उसके बाद मशीन खुद से कोड करके वो लर्न करना शुरू करती है। तो शुड वी कॉल इट आर्टिफिशियल? क्या हम खाली ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेन नेचुरल इंटेलिजेंस कहेंगे, बाकी सारी इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल है, जो नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस है? ये एक बड़ा डिबेट है, इसके ऊपर चीजें चलती जाएंगी। बस यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस it offers lot of good things, but at the same time it offers lot of dangers to humankind. It's a double edged sword जिसको कहते हैं ना, दो धारी तलवार है, कि इधर भी फायदे भी है और घाटे भी है और नुकसान भी है। तो अब कितना नुकसान है तो समय बताएगा। लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि जब से ये चीजें यानी ज्यादा साइंस की चीजें आने लगी हैं या ज्यादा इंटेलिजेंस वाली चीजें आने लगी, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना, तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, कहीं ना कहीं कम हो गई है। पहले जब मोबाइल्स नहीं थे तो मतलब पेरेंट्स वगैरह के टाइम में मतलब थे तो, लेकिन ये बहुत बाद में आए थे मोबाइल उनके टाइम पे। मैं एक बात कह रही हूँ, जब मोबाइल नहीं थे और वो आपका एक लैंडलाइन हुआ करता था कि उसी से नंबर, तो लोगों को जबानी नंबर याद होते थे सारों, हर किसी का नंबर कॉपी खोल के या नोटबुक खोल के या कुछ चेक नहीं करना पड़ता था फोन डायरेक्टरी से, अक्सर नंबर लोगों को वैसे ही याद होते थे। अब लोगों का यह हाल है कि अपना खुद का नंबर याद नहीं होता। तो अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ये लोगों की जो मतलब जो अपना आईक्यू लेवल है या अपनी मेमोरी है उसको कहीं डैमेज कर रही है? ये बड़ी बड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन, आज आप दोनों क्वेश्चन बड़े टफ पूछ रही हैं आप। देखिए ऐसा है कि इंटेलिजेंस है क्या?
एक समय हम लिखना नहीं जानते थे, हमने हमने वर्ड्स और लैंग्वेज की स्क्रिप्ट तैयार की, उसके बाद हमने ग्रामर तैयार किया ताकि उन लेटर्स को यूज करके हम उसको बोल सकें, फिर उसके बाद हमने प्रिंटिंग मशीन तैयार की ताकि हम किताबें बना सकें, तो उसके बाद हमने किताबों के बाद आज की डेट की दुनिया जो है वो ऑडियो विजुअल का, जैसे मैं नहीं मानता कि सिर्फ किताबों से ज्ञान आता है। यदि एक किताब को पढ़ने में आपको 200 घंटे लग रहे हैं और वही बात अगर 2 घंटे में ऑडियो विजुअल माध्यम से जैसे हम आप बात कर रहे हो समझाई जा सके, तो आप किताब पढ़ने के बोझ से तो बच जाएंगे। और अगर आपको अदरवाइज लिटरेचर या लैंग्वेज का आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कर सकती हैं, बट देयर आर ऑडियो बुक्स ऑल्सो। सो कोई भी मीडियम जो है ना, इंसान की धीरे धीरे अपग्रेडेशन ही हुआ है। तो मैं उसको नहीं मानता कि फोन की डायरेक्टरी को याद कर लेना और आज फोन की डायरेक्टरी को नहीं याद कर पाने की क्षमता से वो आप कह लें कि डिग्रेडेशन हुआ है। आप ये सोचें कि हमारे यहाँ पे ये मोबाइल लिटरेसी एक अलग कॉन्सेप्ट शुरू हो गई है फ्रॉम दी अदर लिटरेसी, जिसमें कि आप लिख पढ़ सकते थे। आज की डेट में अनपढ़ आदमी मोबाइल को चलाना जानता है, उसको ये पता है उसको क्या दबाना है और कैसे जीपे का पेमेंट हो जाएगा और डिजिटल पेमेंट हो जाएगा, बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, फोटो कैसे लेना है, मैसेजेस करके वॉइस रिकॉर्ड करके वो मैसेजेस भेज रहा है। सो डिजिटल लिटरेसी हैज बिकम अ डिफरेंट लिटरेसी फ्रॉम दी नॉर्मल लिटरेसी ऑफ ABCD क ख ग घ अलि बे ते से वाली जो है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप देखें कि इंसान एक जगह लैग कर रहा है कि उसकी मेमोरी फेड हुई है, तो इंसान वहां पे ये भी कर रहा है कि वो एक मशीन को ऑपरेट करना सीख रहा है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी डिजिटल, बिना किसी अदर लिटरेसी के। तो उसके अपने फायदे हैं। अगर वो नंबर नहीं याद रख सकता तो उसको ये तो पता चल गया है कि भाई हाउ टू यूज अ मोबाइल विदाउट गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल। तो मैं वही कहूंगा, अगर आप इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट पाने कि हम मेमोराइज कर सकते हैं, आज आपको मेमोरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेमोरी करने के लिए, मेमोरी को रखने के लिए अब आपके पास फोन है। आप दूसरी चीजों में अपने दिमाग का उपयोग कर सकती है ना। यू डोंट नीड टू कीप लॉट ऑफ डेटा इन योर माइंड व्हेन देयर इज अ हार्डवेयर टू स्टोर योर डेटा। सो व्हाई टू यूज योर ब्रेन टू स्टोर अ डेटा, यूज इट फॉर एनालिटिकल पर्पसेस। पहले होता था भाई हम रट गए तो यही हमारी अचीवमेंट है। भाई गया जमाना रटने का, क्या रट के क्या अचीव हो गई तुम्हारी। कई लोग हैं फोन बुक की डायरी की डायरी, वो उनका ये था कि मुझे पूरी की पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद है। अब इसका क्या अचीवमेंट है यार आज की डेट में, जब तुम्हारे पास फोन है तुम स्कैन करके उसको कर सकते हो उसको। द थिंग इज दैट यू कैन यूटिलाइज योर ब्रेन फॉर सम अदर पर्पसेस। व्हाई टू फिक्स इट कि बिल्कुल हमारी इंटेलिजेंस है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर क्योंकि आपका ताल्लुक जाहिर है कि एजुकेशन से भी है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूंगी लास्ट में आपसे, और वो ये कि आई होप यू नो डॉक्टर परवेज ऊद भाई। तो डॉक्टर परवेज ऊद भाई का कहना ये है कि पाकिस्तान में जो है वो इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं होता है, मेमोरी का टेस्ट होता है। कि अगर जिसने रट्टे मार लिए, याद कर लिया, मेमोरी उसकी ज्यादा है और उसको सारा कुछ रट्टे मार के सब आ गया, लिख कर आ गए, भर के आ गए पेपर्स, तो नंबर मिल जाते हैं। और अगर जो नहीं लिख पाता वो उसके कम नंबर आते हैं या फेल हो जाता है। तो आपके ख्याल से कि क्या इसी तरीके का सिस्टम क्या भारत में भी है कि इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होता, मेमोरी का टेस्ट होता है? ये भारत में नहीं, सारी दुनिया में अभी तक यही है। देखिए जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो डिसाइड तो आप कर रहे हो ना कि उसको पढ़ना क्या है, और वो पढ़ने के बाद उसने जो रिक्वायर्ड स्किल है, जैसे जब मैं कोर्स का सिलेबस बनाता हूँ किसी सब्जेक्ट का, तो मैं 2 चीजें मुझे लिखनी पड़ती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स एंड आउटकम ऑफ द कोर्स, कि क्यों ये पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद बच्चा क्या जानेगा। क्या आप, बिकॉज कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि बच्चा इसको पढ़ने के बाद क्या सीखेगा, तो मैं उसका एग्जाम ही नहीं ले पाऊंगा। अब एग्जाम ये है कि पेडागोजी में क्वेश्चन ये कि लर्निंग का पैरामीटर क्या है, कॉग्निटिव फैकल्टी में जो लर्निंग है वो लर्निंग का पैरामीटर क्या है। तो अगर आपका टोटल इम्फेसिस मेमोराइजेशन है तब तो गड़बड़ है, लेकिन अगर आपका जो है कि मेमोराइजेशन प्लस एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस है, जैसे अब हमारे यहाँ क्या है या दुनिया भर में अब आज की डेट में क्या है कि हमारे यहाँ क्वेश्चंस पे आज की डेट में जो एग्जाम होते हैं वो 2 पार्ट में, एक है टेक होम और दूसरा है कि वही जो कन्वेंशनल मेथड है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आइए बैठिए 3 घंटे में लिख के जाइए, ठीक है ना। अब टेक होम में क्या होता है कि हमने बच्चे को एक फैक्ट स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये फैक्ट स्टेटमेंट है, अब जाओ इस पे तुम जितनी दुनिया में नकल मार सकते हो नकल मार लो, इसका आंसर लेकर के आओ। तो वो जब अगर उसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है और वो फैक्ट मैंने बनाया है, वो फैक्ट का पैरेलल कहीं उसको मिलने वाला नहीं है, तो इसमें 2 चीज का टेस्ट होता है। देखिए जब आप ना स्कूल या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्पेशली जब आप एग्जाम लेते हैं तो ये सिर्फ बच्चे का टेस्ट नहीं हो रहा होता,
ये उस प्रोफेसर का भी टेस्ट हो रहा होता है जिसने की क्वेश्चन पेपर बनाया है, क्योंकि अगर उसको नहीं पता कि मैंने सिखाया क्या है, तो वो उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे पूछना क्या है। अगर उसको ये पता है कि मैंने सिखाया क्या है, तो उसको ये पता होगा कि मुझे पूछना क्या है। सो टीचर एंड द दैट मीन्स एग्जामिनर एंड द एग्जामिनी बोथ नीड्स टू लर्न एट द सेम टाइम। तो आप अगर क्वेश्चन पेपर को वही रिपीट कर रहे हो, पुराने क्वेश्चन पेपर, टेल मी व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, तो इसका मतलब है वो टीचर भी कुछ नहीं सीख रहा है, बट द टीचर हैज सिंपली सीज्ड टू लर्न एनीथिंग। लेकिन अगर आप उसको चैलेंजिंग प्रपोजिशन दे रहे हो, केस दे रहे हो, आप उसको लाइव स्टडीज दे रहे हो, और बच्चे से बोल रहे हो कि एनालाइज करो, क्योंकि तुम मेमोराइज करके कुछ नहीं कर सकते हैं, सो फिर वो बच्चा जो है अपनी कॉग्निटिव लर्निंग का यूज करता है। सो दोनों ही जरूरी हैं। आपको कॉग्निटिव लर्निंग में memory based exam is also critical, but at the same time learning by doing हो गया, learning by researching हो गया, learning by observing हो गया, learning by experiencing हो गया। So the question that what are the different methods that you can utilize to make a person learn, ठीक है ना? बिकॉज कि अल्टीमेटली आपको उसको ये भी तैयार करना है, क्रिटिकल अगर आप लर्निंग उसको सिखा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा कि बच्चों को आपको अनलर्निंग के लिए भी तैयार करना है, ताकि वो समाज में रिजिड ना बने, कि वो ओपन माइंडेड बनाने का मतलब है क्रिटिकल एनालाइज करने का। बच्चों को आपने ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं होता है कि भैया हम 10 लड़कियों के साथ एक टाइम में डेट कर रहे हैं। ओपन माइंडेड का मतलब होता है द पर्सन इज नॉट रेजिस्टिंग न्यू आइडियाज, वो सुनने को तैयार है नई आइडियाज को, नई आइडियोलॉजी को, नए कॉन्सेप्ट को, नए तरीके से एनालिसिस को। दैट इज व्हाट ओपन माइंडेड मींस। अ क्लोज माइंडेड होता है जब आपने मेमोराइज करा दिया उस बच्चे को, क्रिटिकल एनालिसिस उसकी डेवलप ही नहीं करी है, तो फिर वो क्या उसमें अपना कॉग्निटिव लर्निंग करेगा। इट्स अ लर्निंग ऑफ स्टोरिंग द डेटा, बट इट्स नॉट द लर्निंग ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि ये चीज़ें अब इतनी इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं कि इसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी हो गया है, तभी लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी, एक चीज, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना है? जी, चैट जीपीटी एक बड़ी जबरदस्त, आप कभी यूज कीजिएगा, अब आपको बड़ा मजा आएगा। आप जी, ना जी, जब आप किसी का इंटरव्यू करती है, आप जाइए चैट जीपीटी का वेबसाइट खोलिएगा और उसमें बोलिएगा आज मेरा ये टॉपिक है, क्वेश्चन बना दो, तो वो आपको क्वेश्चन अच्छा, दे देगा। ठीक है, आपको एक ना मेरा ये आज मुझे इस पे बोलना है, स्पीच बना दो, वो आपको उस अच्छा, टॉपिक पे। मैंने नाम सुना है लेकिन कभी यूज नहीं किया, आई डोंट नो। अरे यहाँ आप पे इसको यूज कीजिए, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा। आपकी आधी समस्या समाधान हो जाएगा। आपको क्वेश्चन सोचना ही नहीं है, आप उसमें खाली डाल दीजिए अभिषेक जी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करनी है, क्वेश्चन दो, वो तड़ाक से क्वेश्चन दे देगा आपको। आप समझ रही हैं? तो पॉइंट ये, और मजे की बात है, आपको कहीं कॉन्फ्रेंस में जाना है, आप उससे बोलिए मुझे इस टॉपिक पे बोलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ, वो आपको आपका स्पीच तैयार कर देगा। अब क्वेश्चन ये है, हमारे यहाँ तो ये भी क्वेश्चन आ रहा है, जब हम लोग टेक अवे एग्जाम देते थे टू एनालाइज की बच्चा की एबिलिटी कितनी है लर्निंग की, अब तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि चैट जीपीटी में क्वेश्चन डाल देते हैं और कहते हैं इसका आंसर बताओ। अब अगर चैट जीपीटी ने उसको आंसर दे दिया है, तो हमारी दिक्कत ये है कि भाई अगर उस बच्चे के पास उसका लाइसेंस्ड वर्जन है, तो हम वो क्या कहें कि ये प्लेजरिज्म है कि नहीं है। प्लेजरिज्म मतलब स्टीलिंग द आइडिया, स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिल्कुल, तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टीचरों के लिए तो और बड़ी मुश्किल खड़ी कर रखी है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लड़का है, ये साला एक अंग्रेजी में सेंटेंस प्रॉपरली नहीं लिख सकता, उसने ऐसी अंग्रेजी लिख दी है चैट जीपीटी के थ्रू कि हमारी भी हालत खराब है कि भैया ये तो जबरदस्ती हो गया। और ये खास मैंने जब हम कजाकिस्तान में थे, तो मैंने ये बात फेस की थी, हमारे कई टीचर्स ने, क्योंकि वो बच्चे तो रशियन होते थे, मतलब रशियन थे, कजाक, मगर बेसिकली उनकी लैंग्वेज तो रशियन थी, वो रशियन बोलते थे, अंग्रेजी में उतने कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन जब ये चैट जीपीटी आया, तो उनके आंसर की क्वालिटी ही बदल गई। हमें पता चल गया यार कि ये तो चैट जीपीटी का आंसर है, लेकिन अब हम क्या करें, हमारे सामने तो वो आंसर ला के रख दिया है वो बच्चा, हम तो उसको ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो जब हम कोई सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होता है जो पकड़ता है कि आपने कहाँ कहाँ से चोरी की है, टर्निटिव टाइप का, हमने उसमें डाला तो कोई चोरी भी नहीं निकल रही। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकेडमिया के लिए भी बड़ा चैलेंज है।